इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। राज्यसभा के रण में रणबांकुरों ने मारी बाजी। अब 24 की 64 तैयार, मैदान में उतरने का इंतजार। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग ने बदली चुनावी रणनीति। महाराजा वर्सेस राजा के बीच होगा उपचुनाव का मुकाबला। राजा ने राज्यसभा में महाराजा को पछाड़ा। एमपी में राज्यसभा का रण संपन्न होने के साथ ही मिशन 24 उपचुनाव की जंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी तेज कर दी है, जिसको लेकर 64 तैयार होने के साथ ही सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। लक्ष्य एक, उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत का छक्का लगाना, जिसको लेकर प्लेयर्स का ऐलान होना तो बाकी है, लेकिन टीम के कप्तानों का ऐलान मानो राज्यसभा की जीत के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने कर दिया है। खास तौर पर राज्यसभा के रण में विधायकों के अंक गणित में पीछे रहने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर चुनावी दिशा ही बदल दी है। भले ही कांग्रेस को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा हो, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे रहने के मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की तैयारी में है। महाराजा पे भारी पड़े राजा। दूसरी तरफ उनको 57 हाईएस्ट वोट मिले और बीजेपी का जो फिगर था 113, उसमें उनको 111 मिले। मतलब 2 भारतीय जनता पार्टी के नाम भी आ रहे हैं, बागरी जी और जाटव जी, इन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। अभी बहुत टाइम में चुनाव है, जब टाइम आएगा सभी लोग कांग्रेस का साथ देंगे। वहीं राज्यसभा के रण में 2 सीटों पर जीत का डंका बजाने वाली बीजेपी भले ही नंबरों में पिछड़ गई हो, लेकिन कांग्रेस द्वारा महाराजा पर भारी राजा के मुद्दे बनाए जाने की काट, कांग्रेस के दलित विरोधी होने और फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में मौका न दिए जाने को बीजेपी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। राजा महाराजा पे भारी नहीं पड़ा, राजा दलित पर भारी पड़ गया। और जिस प्रकार से फूल सिंह बरैया जी को वरीयता क्रम में 2 नंबर पर रखा, सबसे पहले वो उनका अपमान हुआ, और दिग्विजय सिंह जी को जो सामंतवादी हैं, जो राजा हैं, उनको आगे रखा गया। ये केवल और केवल कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता का परिचय है। ऐसे में ये तो साफ है कि एमपी में 24 सीटों पर होने वाला सियासी दंगल बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अब देखना ये होगा कि महाराजा वर्सेस राजा में जनता अपना सरताज महाराजा को चुनती है या राजा को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND24 के लिए ब्यूरो चीफ आकाश सैन की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा महाराजा या राजा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का उपचुनाव पर पड़ेगा कितना असर? महाराजा वर्सेस राजा का उपचुनाव में दिखेगा कितना दम? राज्यसभा चुनाव के परिणाम से कितनी बदलेगी उपचुनाव की विसात? क्या दलित को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की रणनीति में लगा पाएगी सेंध? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राज्यसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो गया और इस चुनाव में देखने वाली बात ये रही कि दिग्विजय सिंह जी, जिनके ऊपर यह आरोप लगा कि वो राज्यसभा चुनाव की जुगत बिठाने के लिए, राज्यसभा में वापस जाने के लिए तमाम सारे राजनीतिक दाव पेंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंततः दिग्विजय सिंह इसमें वाकई में दिग्विजयी ही साबित हुए। और दिग्विजय साबित होने का कारण है उनको मिलने वाले वोटों की संख्या। 57 वोट उन्हें मिले, 56 वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिले और 55 वोट मिले सुमेर सिंह सोलंकी।
फूल सिंह बरैया जितने वोट चाहिए थे उससे बहुत पीछे दिखाई दिए। हालांकि वो पहले से स्पष्ट था कि उनको प्राथमिकता के तौर पर नहीं ले जाया गया है, प्रथम वरीयता उनकी नहीं है और इसी बात का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने पसंद नहीं किया, 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो अब 24 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस की तरफ से निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अब ये इनके आन बान शान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तो राजा और महाराजा की इसी चर्चा में विस्तार देते हुए हम सीधा जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हैं ब्रज गोपाल लोया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, फिरोज सिद्दीकी जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से, हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल ब्रज गोपाल लोया जी से कर लेता हूं। ब्रज गोपाल जी, बहुत कोशिशें की फिर भी दो का आंकड़ा आपके 2 चले ही जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, हमारे कहाँ 2 चले गए, हम तो 107 थे और 111 मत हमारे राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। वो तो वॉइस आप बंद कर लीजिए, वहाँ जो वॉइस आ रही है वो बंद कर लीजिए ब्रज गोपाल जी, ऑडियो बंद कर लीजिए उसका। हाँ, आपकी आवाज ज्यादा अच्छी आएगी जी। ये कह रहा था जी, ये कह रहा था मैं कि हमारा कोई कहीं नहीं गया, हमारा तो 107 मत हमारे पास थे, 107 विधायक थे और हमें 107 के बजाय 111 मत मिले और 111 जो हमें मत मिले हैं वो हमारी संख्या से 4 ज्यादा है, तो हमारे जाने की क्या चर्चा। हमने तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, जो संभावना थी उससे बेहतर प्रदर्शन हुआ। अब कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो इनका वो चेहरा उजागर हो गया जो बार बार उजागर होता रहता है। देखिए नवीन जी, थोड़ा सा मैं बात को और आगे ले जाऊंगा। आपको याद है जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन्होंने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया, उस दलित चेहरे को जब ये जिता नहीं सकते थे तब बनाया, फिर सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया और उन्हें किस तरह हटाया अपमान पूर्वक, ये चेहरा कांग्रेस का था। शिवभानु सोलंकी जी की जगह दिग्विजय सिंह जी आ गए, जमुना देवी जी की जगह दिग्विजय सिंह जी आ गए और अब फूल सिंह बरैया जी की जगह फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। ये इनका चेहरा है जो बार बार उजागर होता रहता है और ये जो दलित विरोधी चेहरा है कांग्रेस का वो उजागर हो चुका है और आने वाले जो 24 चुनाव हैं विधानसभा के, उनमें जनता और वो बहुत बड़ा दलित समाज इनको आईना बताने का काम करेगा कि अब हम बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, अब हम बहुत समझदार हो चुके हैं, आप केवल मतदाता की तरह हमें उपयोग नहीं कर सकते हैं। जी फिरोज जी, सीधा सवाल आपसे कर लेता हूँ, आप बता दीजिए कि ये जो राजा और महाराजा की एक आन बान शान की लड़ाई थी, प्रतिष्ठा का प्रश्न था और उसमें ठीक है दिग्विजय सिंह जी निश्चित रूप से जीते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी हमेशा से ये कहते रहे कि उन्होंने किसी पद के लिए, किसी लालच के लिए या किसी और महत्वाकांक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी को या राजनीति को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा है। एक बार राज्यसभा सांसद हो आए थे, अगर किसी नए को अवसर देते निश्चित रूप से, चूंकि अब नव युवकों को अवसर मिलना चाहिए। उधर देखिए आप डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी एकदम नए चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी नए चेहरे हैं, तो आपकी तरफ से ये जो रिपीटेशन हुआ है, ये त्याग और जो तमाम सारे जो मापदंड वो स्थापित करते हैं कि राजनीति त्याग का विषय है, तो त्याग वो अगर परिलक्षित हो जाता तो और ज्यादा अच्छा मैसेज जाता। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को किसी पद की लालसा नहीं है। ये आपको भी याद होगा कि आज से जब 2003 में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी दिग्विजय सिंह जी ने कि मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा,
तो ये आप देख लीजिए कि उन्होंने 10 साल तक कोई पद नहीं लिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनसे कहा भी था कि आप राजगढ़ से चुनाव लड़ लीजिए और राजगढ़ से चुनाव लड़के और केंद्र में मंत्री बन जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उनकी जगह नारायण सिंह अमलावे ने चुनाव लड़ा। उनने अपने भाई के जो उनके सगे भाई हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया नारायण सिंह अमलावे जी को, और वो चुनाव जीत के आई कांग्रेस पार्टी वहां से। तो ये भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों में कोई दम नहीं है। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं करते कि कौन वरीयता में नंबर 1 रहेगा और नंबर 2 रहेगा। ये हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने तय किया, और वो ये चाहती थी कि राज्यसभा में हमको कोई ना कोई अनुभवी चेहरा चाहिए, अनुभवी चेहरे को हम ले जाएं। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का देश में संकट है, चाइना जो है वो भारत की सीमाओं के अंदर आ चुका है, तमाम जितने बड़े जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके लिए हमको एक राज्यसभा में अनुभवी चेहरा चाहिए था, और राज्यसभा वैसे भी एल्डरमैन हाउस कहलाता है, तो एक अनुभवी व्यक्ति को हमने लाए हैं। रही बात फूल सिंह बरैया जी की, तो जब कांग्रेस पार्टी ने नामांकन दाखिल कराए थे उस समय हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था और कांग्रेस पार्टी जो है उनको जिता सकती थी, लेकिन जब परिस्थितियां बदल गई, कुछ विधायक जो है वो महाराजा सिंधिया जी ले गए, तो इस वजह से आज ये स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन पार्टी जो है अगले आने वाले 24 उपचुनाव में फूल सिंह बरैया जी का उपयुक्त जो है उनको जिम्मेदारी देगी, और हम तो मांग करेंगे कि अगर उनको किसी विधानसभा से प्रत्याशी बना जाए तो बहुत ही बेहतर है। जी मनोज जी, राजा महाराजा के इस खेल में नंबर गेम में तो दिग्विजय सिंह जी नंबर 1 पर हैं। अब बात उपचुनावों की आती है। दिग्विजय सिंह जी की अगर व्यक्तिगत बात करें तो वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए, राज्यसभा सांसद बन गए, और उन पर आरोप भी यही लग रहे हैं कि उनकी एकमात्र इच्छा ही यही थी कि उन्हें राज्यसभा मिले, भले ही सरकार की सभा खाली हो जाए। तो अब उनकी तो इच्छा पूर्ति हो गई, अब उनका नैतिक दायित्व और बढ़ जाता है कि जो 24 सीटों पर उपचुनाव हैं उनमें कांग्रेस को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। देखिए, निश्चित रूप से यदि हम अनुभव के आधार पर देखें तो राज्यसभा में निश्चित रूप से ऐसे लोग जाना भी चाहिए जो सरकार का, यदि सरकार में है तो सरकार की तरफ से बात रखे और विपक्ष में है तो विपक्ष की तरफ से बात रखे। यदि विपक्ष मजबूत है तो सरकार के लिए निश्चित रूप से आईना दिखाने का काम करता है, और दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में जाना ठीक है। पर सवाल यह है कि क्या बाकी लोग, जो बात होती है, देखिए यहाँ चुनाव जब हुए राज्यसभा के तो दोनों जीत गए, महाराज भी जीते हैं और राजा भी जीते हैं। तो महाराजा राजा दोनों जीतकर राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी इसलिए हार गई कि एक बाकायदा उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जिम्मेदारी में वो लोग नदारद थे जो काफी दिनों से इसका अनुभव रखते थे। नए लोगों के हाथ में ये दिखाई दिया, और उसका असर भी है कि आप अपने एक विधायक को ये नहीं समझा पाए कि आपको वोट कैसे करना, और यदि समझा पाए उसके बाद भी वोट कहीं और चला गया, तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। भले भारतीय जनता पार्टी लाख बार कहे कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ है। दूसरे एक विधायक है तो उनका मतपत्र रिजेक्ट हुआ है, ये होता रहा। यदि हम पूर्व के चुनाव में भी देखें तो कई बार रिजेक्ट हुआ है, लेकिन रिजेक्ट होना भी ये बताता है कि इतनी बार जीतने के बाद आप यदि एक मतपत्र को ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं तो सवाल खड़े होते हैं। तो निश्चित रूप से महाराजा राजा जीतकर पहुंच गए राज्यसभा में, लेकिन अब असली उपचुनाव है, और उपचुनाव में यही दोनों चेहरे दिखाई देंगे, क्योंकि ये बताया जाएगा, जो अंकों का गणित जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 57 यानी सबसे ज्यादा जो वोट हैं वो दिग्विजय सिंह को मिले हैं, उससे कम महाराजा को मिले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और अब भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में है कि दलित का मुद्दा लेकर, क्योंकि 36 वोट उनको मिले, उनको 38 मिलना चाहिए था, तो इस मुद्दे को लेकर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए उपचुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस को भी ये बताने का मौका मिल गया है कि महाराजा से बड़ा राजा है। जी, निश्चित रूप से ये चर्चा हम जारी रखेंगे। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और वापस फिर से चर्चा में शामिल होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है।
कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, चर्चा में आपका पुनः स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। ब्रजगोपाल जी से बात करेंगे। ब्रजगोपाल जी, ये जो गोपीलाल जाटव जी हैं, गुना से जो विधायक हैं, उन्होंने कहा गलती से हो गया ऐसा। ये गलती से गलती नहीं है। आपको याद होगा एक अस्पताल का शिलान्यास का मुद्दा था, उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थक की एक टिप्पणी थी और उससे वो बहुत कुपित थे और शायद मुझे लगता है कि उसी प्रसंग से, उसी समस्या से पीड़ित होकर उन्होंने ये एक बदला लेने की कोशिश की है। और अगर ये रिवेंज पॉलिटिक्स का वायरस जिंदा है तो जो लोग कहीं ना कहीं, जिनको कांग्रेस के जो नेता आए हैं उनसे स्विच ऑफ किया जाएगा, बाइप ऑफ किया जाएगा, बदला जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा उनकी जगह पर, तो अगर उनके मन में ये पीड़ा हुई, उनके मन में अगर ये आक्रोश पनपा, तो वो कहीं वो क्रॉस वोटिंग न करा दें उपचुनावों में। नहीं, देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम 107 थे, हम 111 हमें मत मिले, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसने क्या किया। दूसरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आप भी, नवीन जी, बहुत निकट से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाता है। निर्णय होने तक सभी को अपनी राय व्यक्त करने का, अपना मत देने का अधिकार है, परंतु जब हम निर्णय कर लेते हैं तो वो निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ खड़ा रहता है। उसको जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, राज्य का नेतृत्व करेगा, चुनाव समिति करेगी, उसे सभी कार्यकर्ता मानेंगे। निश्चित कांग्रेस इस तरह के कुछ प्रयत्न कर रही है, परंतु कांग्रेस उन प्रयत्नों में सफल होने वाली नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपसे कहूं, कांग्रेस बार बार एक और झूठ बोल रही है कि हमारी सरकार थी, जब हमने फूल सिंह बरैया जी को उम्मीदवार बनाया था तब हमारे पास बहुमत था। नहीं, जब आपका बहुमत समाप्त हो चुका था तब राज्यसभा के उम्मीदवारों की आपने घोषणा की थी। और वही भी, और बार बार ये भी कहते हैं कि हम यदि मान लें आप सरकार में होते तो बरैया जी को लेते ही नहीं, आप उम्मीदवार ही नहीं बना रहे थे उन्हें। और जब हारने की बारी आई तो आपने उन्हें बनाया, परंतु वो कांग्रेस का अपना मामला है, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है और पार्टी का जो सिद्धांत है, पार्टी का जो अनुशासन है, उसे मानने के लिए प्रतिबद्ध है। और वो प्रतिबद्धता उसकी केवल इसलिए नहीं है कि वो पार्टी जीते, बल्कि वो प्रतिबद्धता उसकी इसलिए है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, हम उस तक सरकार के माध्यम से उसकी सेवा कर पाए और उसका जीवन स्तर ऊपर उठा पाए। वो जो प्रतिबद्धता है हर कार्यकर्ता की, वो हमारे माननीय विधायकों में भी है, जो पूर्व विधायक गण है उनमें भी है, पूर्व मंत्रीगणों में भी है। ऐसा नहीं है कि यदि हम आज मंत्री नहीं है या विधायक नहीं है तो हमारी प्रतिबद्धताएं बदल जाएंगी। प्रतिबद्धता जैसी की तैसी है, उसमें कोई संशोधन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इन आने वाले 24 चुनाव में लगभग, मैं समझता हूं, पूरी सीटों पर चुनाव जीतेगी। फिरोज जी, इनकी प्रतिबद्धता तो जैसी की तैसी है, आपकी कैसी है? ऐसी है या वैसी है, समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपके यहाँ की प्रतिबद्धताएं जो है बदली हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है। दूसरा, इससे भी स्पष्ट हो गया कि जो मंत्रिमंडल नहीं बन रहा, ये भी एक वजह है। तीसरी बात ये है कि जो आपने बहुत मार्के की बात की थी, जो महाराष्ट्र से परेशान थे और लोग कांग्रेस छोड़ के गए, जैसे वीरेंद्र रघुवंशी है, सीताराम आदिवासी है, गोपीलाल, तो वो भारतीय जनता महाराष्ट्र से परेशान थे और वो कांग्रेस छोड़ के गए।
तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले जो दिन है वो सामने दिख रहे हैं। अब ये तो राजा दिग्विजय सिंह जी को हराने चले थे और पता चला कि उन्हीं को सबसे ज्यादा वोट मिले और उनके उल्टे तो क्रॉस वोटिंग और हो गई भारतीय जनता पार्टी की। और पूरे राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विचलित थी, डिनर पॉलिटिक्स कर रही थी, वो दो उनकी बैठकें हो रही थी, वो बार ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे थे, कभी निर्दलियों को बुला रहे थे। जब आपके पास आवश्यकता से 3 ज्यादा मत थे तो आवश्यकता ही नहीं थी कि आपको दूसरे दलों के ऊपर डोरे डालना पड़े या निर्दलियों के पास जाना पड़े, उनसे चर्चा करना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही भरोसा नहीं था अपने कुनबे, तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही भरोसा नहीं था अपने कुनबे के ऊपर, और वो सामने दिख गया कि 2 तो डिफेक्ट हुए इनके एमएलए, लेकिन बाकी के लोग भी और देखने मिलेंगे आपको। अभी देखिए मंत्रिमंडल तो बनने दीजिए, फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी का कैसा हाल होता है। दूसरी चीज, एक और चीज कहूंगा कि हम दलित विरोधी हैं। अगर एक थोड़ी सी आधा सेकंड 15 सेकंड, अगर हम दलित विरोधी हैं, अगर हम आज भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, इन्होंने दलितों का सब प्लान खत्म कर दिया, इन्होंने एट्रोसिटी पे ठीक से पैरवी नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई जब जाके दलितों को उनका पुनः अधिकार मिला। आज भारतीय जनता पार्टी और ब्रज गोपाल लोहिया जी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दलित और आदिवासियों का जो अधिकार है ये इनका मूल अधिकार नहीं है। तो क्या ये वाकई इस बात को मानते हैं कि ये आदिवासियों का ये मूल अधिकार नहीं है? प्रतिक्रिया ये सारे सवालों को भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। मनोज जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। देखिए, ग्वालियर चंबल में 26 सीटें पिछली दफा भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार वो सीटें अलग हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 सीटों पर अब चुनाव होना है और निश्चित रूप से महाराजा वर्सेस राजा इस चुनाव में दिखाई देगा। और महाराजा अपने तरीके से काम करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल का भी जब कभी भी विस्तार होगा तो उसके बाद ही अब वो मध्य प्रदेश लौटेंगे। तो उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन महाराजा के साथ राजा के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने 57 सीटें यहां लेकर आए, जिस तरह से अपना वर्चस्व दिखाया, अब वहां भी दिखाना होगा। और ये साफ हो चला है कि दिग्विजय सिंह की रणनीति बहुत अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा, जिस तरह के सपने भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि तमाम सारी सीटें हम जीत जाएंगे। दावा तो दोनों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 24 नहीं 48 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सब कह रहे हैं कि हम 24 सीटें जीत कर आएंगे, पर चैलेंज बहुत बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जितना आसान वो दिखाई दे रहा था वैसा है नहीं। और कांग्रेस की रणनीति जिस तरह से खासकर राज्यसभा में काम की है, ये बता रही है कि बीजेपी को एक अलग से रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। जी, निश्चित रूप से मैं ये चर्चा अब यहाँ समाप्त करूंगा। समय सीमा के चलते ये चर्चा यहाँ समाप्त होती है। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में महाराजा के विरुद्ध राजा ने कुछ ऐसी चाल चली कि लोगों को चौंका दिया और सबसे ज़्यादा वोट पाकर वो यहाँ नंबर 1 दिखे। लेकिन अब दारोमदार उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि वैसे भी उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की महत्वाकांक्षा ने, सत्ता लोलुपता ने, राज्यसभा जाने की चाह ने कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को अपदस्थ कर दिया। सरकार जो इधर उधर हुई है, सरकार गिरी है, उसमें दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में जो तनातनी थी वो मुख्य कारक थी। अब राजा भी राज्यसभा पहुंच गए हैं, महाराजा भी राज्यसभा पहुंच गए हैं, लेकिन इन दोनों से होकर सरकार की राह कहां तक गुजरेगी, कहां तक पहुंचेगी, ये 24 सीटें जो उपचुनाव जिन पर होंगे वही बताएंगी, वही देखना दिलचस्प होगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।